अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। एक अच्छी सी खबर आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान का नाम बना रहे हैं और काम कर रहे हैं अच्छे से। दुबई से खबर है जहाँ पर दुबई में मौजूद पाकिस्तानी जिनका नाम अब्दुल गफूर है, उन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन रखा हुआ है बल्कि दुबई के शहजादे शेख हमदान तक को अपना गर्विदा बना लिया है। जी हाँ, गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल थी जिसमें फूड डिलीवरी राइडर अब्दुल गफूर दुबई की एक मसरूफ सड़क पर वहाँ पर ईंटें पड़ी हुई थी, उनको हटा रहे थे। ये वीडियो किसी ने बनाई और सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट कर दिया। अब इस अमल को सोशल मीडिया सारफीन की जानिब से बेहद सराहा जा रहा था और राइडर ने वो ईंटें सड़क से हटाकर एक तरफ कर दी ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से बचा जाया जा सके। इस अमल ने दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को इस हद तक मुतासिर किया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ही इस नौजवान से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बड़ी उम्दा बात है जनाब। अब्दुल गफूर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारी नुमाइंदा खुसूसी सादिया अब्बासी यूएई में मौजूद है, अब्दुल गफूर के साथ मौजूद हैं। जी सादिया, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुबई से मैं हूँ सादिया अब्बासी। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें फूड डिलीवरी कंपनी का एक बाइक राइडर जिसने दुबई की एक मसरूफ सड़क पर 2 बड़े ब्लॉक्स उठाकर रास्ता क्लियर किया। अब्दुल गफूर नामी इस बाइक राइडर का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसे सोशल मीडिया पर जो सारफीन हैं उनकी तरफ से बहुत पजीराई मिली और इसके साथ साथ दुबई गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अप्रिशिएट किया गया। दुबई के क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस शेख हमदान ने ना सिर्फ सोशल मीडिया पर उनको अप्रिशिएट किया बल्कि उनसे मुलाकात भी की। हमारे नाजरीन अब्दुल गफूर से मिलना चाहते थे, उनसे उनके मुतालिक जानना चाहते थे, तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अब्दुल गफूर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। मैं आप सबको कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। ये बताइए कि आपकी जब वीडियो वायरल हुई तो आपको कब पता चला कि आप तो इतने मशहूर हो चुके हैं और लाखों लोग जो हैं वो अब आपको जानते हैं, पहचानते हैं? जी, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि कुछ ऐसा होना है कि वीडियो वायरल हो जाएगी या शेख हमदान तक चली जाएगी। ये 1 माह पहले की बात है, 1.5 माह पहले की वीडियो वायरल होने के 1.5 माह पहले की बात थी। तो जब मुझे दुबई पुलिस से कॉल आई तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है कि वीडियो वायरल हो गई है। तो पुलिस ने मुझे बताया और फिर मेरी कंपनी ने मुझे फ़ोन करके बताया। अच्छा, तो हिज हाइनेस से भी आपकी मुलाकात हुई? जी। क्या क्या बातें हुई मुलाकात में, आप शेयर करेंगे हमारे नाज़रीन से? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मुलाकात जब हुई। वो बहुत ही नाइस मैन है। मैं ये कहूँगा कि मैंने तो ऐसा कोई नहीं देखा, इतना बड़ा लीडर, इतनी कंट्री का। दुबई की इतनी कंट्री, बड़ी कंट्री है और किंग आपको अप्रिशिएट करता है। मैं उनका थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत अप्रिशिएट किया। तो आप ये बताइए कि अब तो आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, बहुत से लोग आपको पहचानते भी हैं, तो जब बाहर जाते हैं, लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है तो कैसा लगता है? इस टाइम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? और दूसरा, आप जहाँ पे काम करते थे, आपके वर्क प्लेस पे, वहाँ पे लोगों ने किस तरह से आपको अप्रिशिएट किया? मुझे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। मैं सबका थैंक यू कहूँगा कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही कहूँगा कि कोई भी है, आप कहाँ भी मुझे देख रहे हैं, किसी मुल्क में भी, मेरा यही मैसेज है कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करते जाएं, तो इसमें हमारे मुल्क का भी नाम रोशन होता है। और इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। आपका मैसेज मैं यकीनन चाहूँगी कि आप लोगों तक पहुँचाएँ, लेकिन ये बताइए कि जहाँ से आपने वो पत्थर ब्रिक्स जो ब्लॉक्स हैं वो उठाए, वो दुबई की बहुत वहाँ पे रश होता है ट्रैफिक का, तो आपको डर नहीं लगा कि अगर सिग्नल खुल गया और सामने से गाड़ी आ गई तो वो आपको हिट भी कर सकती है? जी बिल्कुल। वो एक आपने देखा होगा वीडियो के अंदर ना, एक वो डेंजर सिग्नल है, मतलब इधर से भी ट्रैफिक है, चारों तरफ ट्रैफिक थी। तो मैं पिछली साइड पे खड़ा था, मैंने देखा कि ब्लॉक गिरे हुए थे, तो मेरे जहन में यही गया कि इसको जल्दी से उठा देना ही बेहतर है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए
मुझे तो ठीक है, वो मतलब कि ख़तरनाक था, देख रहा था ना, लेकिन मैंने कहा अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि कोई और बाइक राइडर भी गिर सकता है। तो मैंने जल्दी से अपनी बाइक खड़ी की और उनको बड़ा हम देख रहे थे वीडियो में, बड़ा आपने कमांडो एक्शन किया। जी, मैं वो टाइम देख रहा था कि जब मुझे मौका मिले और ट्रैफिक निकल जाए और दूसरी साइड से सिग्नल खुलने से पहले मैं उनको उठा दूँ। अच्छा, ये बताइए कि कल के जो अब्दुल गफूर बाइक राइडर थे और आज के अब्दुल गफूर, क्या फ़र्क है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जो ट्वीट किया था शेख हमदान ने, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। जी बिल्कुल, हिज हाईनेस ने पहले ट्वीट किया, वो पूछ रहे थे आपके बारे में, जो ट्वीट सारिफीन है सोशल मीडिया की वेबसाइट, जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है, वहाँ के सारिफीन से। फिर दूसरा ट्वीट भी उन्होंने किया जिसमें उन्होंने बताया कि आपसे उनकी बात हुई है, और फिर तीसरी दफ़ा आपसे मुलाकात हुई। जी, मुझे उन्होंने कॉल की थी, जब मुझे पुलिस की कॉल आई थी उसके बाद 1 घंटे के बाद मुझे कॉल आई थी दुबई प्रिंस की। तो उन्होंने ये बोला था कि हम आउट ऑफ कंट्री और वापस आके इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे। आपको उसी वक्त पता लगा जब आपको पुलिस की, दुबई अथॉरिटीज़ की कॉल आई कि आपकी वीडियो वायरल हुई है? जी, मुझे बिल्कुल ऐसे तो पहले पता भी नहीं था, और मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसी वीडियो बन रही है या कोई बना रहा है। तो मैंने तो एक इंसानियत के लिए किया था ना, वो आपने देखा होगा। तो मेरे तो माइंड भी नहीं था कि वीडियो वायरल हो जाएगी या कुछ ऐसा होगा कि मैं शेख हमदान को मिलूँगा या ये सीन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था ना। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे यूएई में अगर हम बात करें, हमारे जो साउथ एशियन, हम इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश किसी एक मुल्क की बात नहीं करते, बल्कि तमाम जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया से, यहाँ पे ब्लू कॉलर जो जॉब लोग करते हैं, लेबर जो हैं, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। और फिर अगर बात करें तो पाकिस्तानी जो हमारे मज़दूर भाई हैं, मेहनत कश हैं, वो यहाँ बड़ी तादाद में हैं। तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखो कि हमारी कोई भी आप अच्छा काम करते हो तो ज़ाहिर सी बात है कि अच्छा मैसेज आता है सबको, और कि कानून को फॉलो करना चाहिए। आप जहाँ भी रहें, पाकिस्तान में उधर भी फॉलो करें कानून को। अगर आप यूएई में हैं, किसी भी कंट्री में है, तो उधर का जो कानून है, जो भी लॉ है, तो आपको फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए इस वजह से हमारी कंट्री का नाम भी बेहतर होता है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होता है। हम सबको आप पे बहुत फ़ख्र है, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। क्यों, मैं कहूँगा ये पाकिस्तान का पहला चैनल है जो मेरे पास आया, और मैं सारी टीम का और मैडम सादिया का बहुत शुक्रिया अब्दुल गफूर साहब। जी नाजरीन, अब्दुल गफूर का भी ये कहना है कि दियार गैर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी नेशनैलिटी से हो, वो अपने अपने मुल्क के एम्बेसडर्स होते हैं, और उनका हर अच्छा या बुरा फेल और कॉल जो है वो ना सिर्फ उन पे बल्कि बहुत सारे लोगों पर असरअंदाज होता है। दिया बासी कि आप अब्दुल गफूर तक पहुंची, उनका आपने इंटरव्यू किया, और उनकी जो नेक दिली है ये आपने पूरी दुनिया को दिखाया, जिसे ऑब्वियसली जैसे कि आपने भी कहा कि जो एक इम्पैक्ट आता है एज अ नेशन, एज अ कंट्री, वो पूरी दुनिया में वो एक इमेज स्प्रेड होती है, बिल्ड होती है, बनती है। और अगर कोई पॉजिटिव काम करे, कोई भी शख्स हमारे आसपास, तो हमें ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको दाद देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी उससे इंस्पायर हों और वो भी अच्छा काम कर सके। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में अभी आपकी बहुत ही ख़ास शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रही हूँ, जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इन्होंने रोशन किया है। कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नूर दस्तगीर भट्ट न्यू पाकिस्तान के मेहमान बने हैं, तो उनसे बात करते हैं, आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। थैंक यू सो मच नू फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत आपको मुबारक हो, वेट लिफ्टिंग में आपने शानदार कारकर्दगी दिखाई। कैसा महसूस कर रहे थे अपनी जीत पर और सोचा था कि ये होगा, इतनी कामयाबी, इतनी शानदार कामयाबी आपको मिलेगी? जी बिल्कुल, इस कॉमनवेल्थ गेम से पहले मैं एक कॉमनवेल्थ गेम पे पार्टिसिपेट कर चुका हूँ पाकिस्तान के लिए, और 2018 में गोल्ड कॉस्ट में मैं अनफॉर्चुनेटली एक जो लिफ्ट थी वो ड्रॉप होने की वजह से मैं ब्रॉन्ज मेडल पे चला गया था। तो तभी से ये सोच और ये थी कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेना है इस इवेंट में, और 4 साल से मैं इसकी जो है लगातार इस चीज़ पे फोकस था कि जब ये आएगा तो इस पर पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेना आएगा। ये क्या ये बात दुरुस्त है? हम सुन रहे हैं बहुत सारी बातें कि आपके फादर ने, आपके वालिद ने आपको गोल्ड मेडल हासिल करने पर मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि ही वांट्स कि आप इससे भी बेटर परफॉर्म करें इन फ्यूचर। जी बिल्कुल, मेरे वालिद की जो सोच, जो मेयार, आई थिंक वो इस इवेंट से कहीं ज़्यादा ऊपर है, और एक कोच की आई थिंक सोच इतनी होनी चाहिए तभी जो प्लेयर है वो इस तरह सोच सकता है। मेरे जो वालिद हैं वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल हासिल कर सकें, और ये एक स्टेप था कॉमनवेल्थ गेम उस तक पहुंचने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने स्टेप पार कर लिया है। तो अगला जो स्टेप है वो एशियन गेम्स है। गाड़ियाँ हर चीज़ दाव पे लगा के सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान का जो है नाम रोशन कर सकें और कुछ करके दिखाएं इंटरनेशनल सतह पे। तो बिल्कुल मेरे फादर ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, मेरा नहीं ख्याल आज तक किसी ने इस दुनिया में, मेरा किसी वालिद ने इतनी कुर्बानियाँ किसी अपने बच्चों के लिए दी हो कि इंटरनेशनल सतह पे, मतलब सतह के लिए, मतलब पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने, मेडल लेके आना है। तो अभी भी उनका जुनून इसी तरह है कि जब तक ओलंपिक का मेडल नहीं आ जाता तब तक वो ये कुर्बानियाँ या मेहनत करवाना वो हमारी। हैट्स ऑफ टू योर फादर एज वेल। नू बताइए मुझे कि गोल्ड मेडल के लिए कितना वजन आपने उठाया था, इस बारे में ज़रा डिटेल्स शेयर करें हमारे साथ। जी इस वेट लिफ्टिंग इवेंट में एक स्नैच होती है और एक क्लीन जैक होती है। स्नैच में मैंने 173 kg लिफ्ट किया था, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स का न्यू रिकॉर्ड था, और जो क्लीन जैक इवेंट है उसमें मैंने 232 kg जो लिफ्ट किया था, और वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स का न्यू रिकॉर्ड था। और इन दोनों को कंबाइन करके फिर एक टोटल रिकॉर्ड बनता है 405 किलो, जिसमें मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स था उसमें भी नया रिकॉर्ड किया था, और ये कॉमनवेल्थ गेम्स के नए रिकॉर्ड हुए थे, और ये कॉमनवेल्थ गेम की हिस्ट्री में इतना वजन जो है। आपके वालिद भी आपके कोच हैं, कब से आपको तैयारी करवा रहे हैं, और वेट लिफ्टिंग की तैयारी करना कितना मुश्किल है? जी बिल्कुल, जब मैं 12 साल का था, मेरा भाई जो हंसला छोटा वो 8 साल का था जब उन्होंने हमें वेट लिफ्टिंग शुरू करवा दी थी, और ये तकरीबन 13-14 साल का ये सफ़र रहा है हमारा, जिसमें आई थिंक ना हमने कोई फंक्शन अटेंड किया, ना हमने कोई शादियाँ अटेंड की, सिर्फ एक ही फोकस रहा है कि वेट लिफ्टिंग करनी है और एक मुकाम पे पहुंचना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल सफ़र रहा है, जिसमें कहीं हमने कुर्बानियाँ भी दी हैं और कहीं हमने अपनी खुशियों का जो है गला घोट के इसके लिए तैयारी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सब कुर्बानियाँ और जो हमने मुश्किलें सही थी, अल्लाह ताला ने उसका हमें जो है फल दिया। दैट्स ग्रेट। नो, अगर आप समझते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली अगर आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती या होती, क्योंकि फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा अभी नहीं प्रोवाइड की गई, तो आप समझते हैं कि परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती थी? जी बिल्कुल, मैं जिस लेवल पे आ चुका हूँ, मुझे अगर इंटरनेशनली अगर अब ट्रेनिंग मिले कोई ईरान में या उज़्बेकिस्तान जो जहाँ के वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन उनके साथ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो आने वाली ओलंपिक से वहाँ पे मेडल लूँ। मेरा ख्याल से मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना 240 kg तक तो मैं ट्रेनिंग में लिफ्ट कर चुका हूँ, और जो वर्ल्ड चैंपियन हो रहे हैं हमारे वो 260 तक लिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुझे छोटी छोटी फैसिलिटीज़ अगर मुझे मिल जाएँ, जैसे कि मसाजर, डॉक्टर, थेरेपिस्ट अगर मुझे मिल जाए, तो मैं मेरी बॉडी जो है रिकवर करे और मैं उस लेवल पर ट्रेनिंग कर सकूं, तो मेरा ख्याल है कि मैं वो फिर दिन दूर नहीं होगा कि मैं पाकिस्तान के लिए। बताएगा हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पर किस तरह का आप सपोर्ट चाहते हैं, किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए ताकि जो आइंदा आने वाले टूर्नामेंट्स हैं या परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाए? क्योंकि अभी तो इतना प्रोवाइड नहीं किया जाता, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जाती है कि जितने प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो सभी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। एक तो मैं पहले ये बात कहूँगा कि जो तमाम जितने भी देख रहे हैं व्यूवर के
वेट लिफ्टिंग नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स हो, सबसे पहले तो आपको कोई कुर्बानियाँ, कुछ आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर ही आपको मंजिल मिलती है। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि पहले आप मांगें और फिर आप जो है मेहनत करें, तो इस तरह नहीं होता। आपको पहले कुछ करके दिखाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, आपको कई मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये सोच अपनी बदलें। और क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं वो यही कहते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो मायूसी इतनी दे देते हैं कि जो यंग प्लेयर्स हैं वो वैसे ही या छोड़ जाते हैं या वो करते ही नहीं हैं। तो सीनियर्स को भी चाहिए और जो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इतना तो करे कि जो नए लड़के हैं जो कुछ फैमिली बैकग्राउंड से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें, अकेडमी सिटीज़ में दें कि वो वहाँ पे जाके जो है इंटरनेशनल इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग कर सकें कि वो इंटरनेशनल सतह के लिए या नेशनल सतह के लिए खेलने के लिए तैयार। थैंक यू सो मच नू दस्तगीर भट्ट न्यू पाकिस्तान के मेहमान थे और अपनी अचीवमेंट के हवाले से बता रहे थे जो गोल्ड मेडल वो लेकर आए हैं, मुल्क का नाम जिस तरीके से रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कम फैसिलिटीज़ के बावजूद, इतने कम सपोर्ट के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर हमारे खिलाड़ी हमारे परफॉर्म करते हैं, अगर उनको फुल पूरे मुकम्मल तरीके से उनको सपोर्ट मिले हुकूमती सतह के लिहाज से, तो वो आगे भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा इन फ्यूचर कर सकते हैं। और नू, आपको हम बेस्ट विशेस भी कहेंगे, गुड लक भी कहेंगे फॉर एशियन गेम्स। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जब आप वहां पर जाएंगे तो पाकिस्तान का नाम एक मरतबा फिर से रोशन करेंगे और फख्रे पाकिस्तान आप हैं और रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम में वक्त हुआ है हेडलाइन ब्रेक का, इसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जिन्होंने हमें अभी अभी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोग सुबह से उठकर अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो हम यहाँ पर आपको एक अपडेट भी देते चलें। पीटीआई के मुताबिक जो ट्रांसमिशन पीटीए के मुताबिक जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसमें एक प्रॉब्लम इस वक्त देखी जा रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन राब्तों में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है करना पड़े, इसको सॉल्व किया जा रहा है, रिजॉल्व किया जा रहा है, होपफुली जल्दी हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताएंगे और बड़े ही खास मेहमान से मिलाएंगे। हम मर्दों के शाना बशाना काम करेंगी, ये फिक्रे किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं मैं बोल रही, बल्कि औरत की ताकत का इजहार है। नाइला कयानी जो कि फख्रे पाकिस्तान है, उन्होंने ये बात साबित की है और कुछ कर गुजरने का पाकिस्तान की खातून को पैमान नाइला कयानी ने नई तारीख रकम कर दी है। नाइला कयानी ने 11वीं बुलंद तरीन चोटी कशग्रम 1 को सर किया, जिसके बाद वो 8000 मीटर से बुलंद तरीन 3 चोटियां सर करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून बन गई है। आपको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं नाइला, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने पाकिस्तान का नाम फख्र से रोशन किया है, आपने तारीख रकम की है, क्या आपके जज्बात हैं, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया है। और बिल्कुल इस साल, बल्कि अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने K2 और गशब्रुम 1 जो कि दोनों 8000 मीटर से बुलंद चोटियाँ हैं, वो सर करने के बाद मैं पाकिस्तान की पहली खातून बन गई हूँ जिसने 8000 मीटर से बुलंद 3 चोटियाँ ऑल टुगेदर सर की हैं। तो यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अपना माउंटेनियरिंग का जो करियर ही है आप कह सकते हैं, वो मैंने पिछले साल स्टार्ट किया है। तो मुझे तकरीबन 1 साल से कुछ दिन ही ज़्यादा हुए हैं, उसके अंदर 3 चोटियाँ सर की है और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है खुद से। नाइला, बताइएगा हमें, आपने कशग्रम 1 से कबल कशग्रम 2 और K2 भी सर किया, इससे पहले किसी चोटी पर चढ़ना एडवेंचर भरपूर और ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल काम होगा। थोड़े से एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। मैंने पिछले साल कशग्रम 2 की थी जो कि 8035 मीटर्स है, और वो उस वक्त मुश्किल लगी थी, लेकिन इस साल क्योंकि बल्कि पिछले कुछ दिनों में मैंने K2 और G1 सबमिट किया है, तो उनके मुकाबले में वो अब पीस ऑफ केक लगता है, बहुत इजी लगती है। K2 बहुत मुश्किल थी। K2 पे रॉक फॉल बहुत ज़्यादा थी, उस पर लोग काफ़ी ज़्यादा थे, तो जब समिट डे पे हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। 8000 मीटर
से ऊपर का रीजन बेसिकली डेथ जोन कहलाता है, क्योंकि उधर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो उसमें इंसान का जिस्म बहुत कम टाइम गुजार सकता है, ज़्यादा देर गुजार नहीं सकता क्योंकि वो जानलेवा होता है। तो वो उधर बहुत ज़्यादा लोग थे, तो इसलिए इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा ब्लू आइस एरिया में। तो वो पूरा का पूरा शुरू से एंड तक मुश्किल था, लेकिन क्योंकि मैन पावर बहुत ज़्यादा थी तो वो रिलेटिवली G1 के मुकाबले में इजी लगा। जब G1 किया तो G1 पे हम लोग सिर्फ 14 क्लाइंबर्स थे, K2 पे तकरीबन 200 समिट हुए थे, G1 पे 14 समिट हुए थे। उसका ये मतलब है कि लोग कम थे, उसका ये मतलब है कि जो पूरा वो बेसिकली रोप नहीं था, तो हमें टेक्निकल क्लाइंब करके जाना पड़ा। वहाँ पे रस्सी बहुत कम लगी हुई थी, मतलब अगर इतना इंक्लाइन है, इतना उस पर आइस और रॉक है, तो उस पर हमें टेक्निकल क्लाइंब करके जाना है, और जब नीचे उतरना भी है तो टेक्निकल क्लाइंब करके उतरना है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो G1 डेफिनेटली गशबुन 1 K2 से भी ज़्यादा मुश्किल होगा डेफिनेटली। नाइला, कोप माई ऑब्वियसली एक मुश्किल और आसाब शिकन मार्का होता है। आपने पहाड़ की बुलंदी और फिर मौसमियाती चैलेंजेस से भी लड़ना होता है, तो यह हरगिज़ एक आसान काम नहीं है। कैसे आना हुआ इस तरफ? कोप माई की तरफ आना मेरा महज इत्तेफाक था, प्लान नहीं था। मुझे पहाड़ों से बचपन से ही मोहब्बत थी, मेरा दिल चाहता था पहाड़ों में टाइम स्पेंड करूं, छुट्टियां पहाड़ों में गुजारूं। तो जो मेरा पहला ट्रैक था K2 बेस कैंप ट्रैक और जो गोंडगोराला पास था, उससे मुझे क्यूरियोसिटी हुई थी कि जो कोप माई यहाँ पे आए हैं वो किस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो उस तजस्सुस को पूरा करने के लिए मैंने अपनी बॉडी और माइंड को टेस्ट करने के लिए मैंने कश्यप 2 जो कि लास्ट ईयर का मेरा एक्सपेडिशन था वो प्लान किया था। उसमें मुझे पता नहीं था कि मैं सबमिट कर पाऊंगी या नहीं, वो सिर्फ अपनी बॉडी माइंड को टेस्ट करने के लिए था, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुश्किल में पड़े बगैर उसको सबमिट किया। तो मुझे लगता है कि माउंटेनियरिंग ने मुझे चूज किया है, मैंने माउंटेनियरिंग को चूज नहीं किया। नाइला, आपको कोप माई का कितना शौक है, इससे कितना प्यार है, इस बात का तो अंदाजा इस बात से हो जाता है कि आपने शादी भी K2 के बेस कैंप में की है, तो आपको पहाड़ों से कितना लगाव और मोहब्बत है वो तो अब हम समझ सकते हैं। पहाड़ों से डेफिनेटली मोहब्बत है, बल्कि आप बोल सकते हैं इश्क है, क्योंकि मैं 2018 में प्लान किया था कि शादी की बस छोटी सी सेरेमनी करनी है 3-4 लोगों के साथ। वो हस्बैंड तो नहीं आ सके थे, खैर फोटोशूट हो गया था, लेकिन लोगों ने उसको शादी का नाम दिया, और जो थे मतलब जो पूरे स्टाफ, वोटर्स और टूरिस्ट थे उस वक्त, उन्होंने उसको छोटी सी सेलिब्रेशन मना दी। तो डेफिनेटली पहाड़ों से इश्क है, जो कि अभी कोप माई की सूरत में मैं पूरा कर रही हूँ उसको। नाइला, पाकिस्तानी खवातीन के लिए कोप माई के मुस्तकबिल को किस तरह से आप देखती हैं? आप खासकर समीना बेग हो गई हैं, दीगर खवातीन अब मिसाल बन रही हैं, फ़ख्र पाकिस्तान है हमारे लिए। जो खवातीन कोप माई में आना चाहती हैं या जो शौक रखती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज या पैगाम देंगी? उन खवातीन को मैं ये मशवरा दूंगी कि आप छोटे ट्रैक से स्टार्ट करें और देखें कि ये ट्रैकिंग क्लाइंबिंग लाइफस्टाइल आपके लिए है या नहीं है। अगर आपको पसंद आता है तो आप छोटी पीक से ट्राई करें, स्टेप बाय स्टेप लें, रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, इनकी ट्रेनिंग लें माउंटेनियरिंग की, और आप ज़रूर आएँ, बिकॉज माउंटेनियरिंग में लड़कियाँ ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है पाकिस्तान में। इसके अलावा मैं ये मशवरा दूंगी लेडीज़ को कि आप ज़रूरी नहीं है कि माउंटेनियरिंग में आए, आप अपनी लाइफ में अगर कोई भी आपको शौक है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, आप उसको एज अ गोल ले, आप टाइम लाइन दे उसको कि इस 1 साल में मैंने ये अचीव करना है, और उसमें जो भी प्रॉब्लम आए, जितनी बड़ी और छोटी प्रॉब्लम हो, उसको आप उस नेगेटिविटी में टाइम इन्वेस्ट करने के बजाय बिल्कुल भी उसको हर प्रॉब्लम को 1 by 1 सॉल्व करें और अपने ड्रीम्स अचीव करें।
थैंक यू सो मच नाइला खियानी फॉर ज्वाइनिंग अस नियो पाकिस्तान, और इसी तरह से आप पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें, बुलंद करती रहें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं, चिक पाकिस्तान अपने मयार और टेक्नोलॉजी की बुनियाद एक बैनुल-अक़वामी ब्रांड है जो मयार और जिद्दत दोनों फराहम कर रहा है। यही वजह है कि चिक पाकिस्तान में भी मौजूद है। जिद्दत और मयार का नाम है सिर्फ चिक। चिक एक स्टाइलिश और फैशनेबल स्मार्ट होम अप्लायंस ब्रांड है। फुल डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर, 137 घंटे कूलिंग बैकअप और बहुत कुछ। सिर्फ चिक रेफ्रिजरेटर -32 डिग्री कूलिंग टेम्परेचर टेक्नोलॉजी है और 12 साल की कंप्रेसर वारंटी के साथ ये आपको मिलता है। आज का सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चिक रेफ्रिजरेटर बिजली के बगैर कितनी देर तक कूलिंग को बरकरार रख सकता है और चीजें भी बिल्कुल फ्रेश रह सकती हैं जिसमें? तो 3 ऑप्शंस में आपको दूंगी, 125 नंबर 1 ऑप्शन, 130 नंबर 2 ऑप्शन, 137 नंबर 3 ऑप्शन। जवाब देने के लिए आप चिक पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाएं और वहां पर आप जवाब दें। इससे पहले जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब है स्मार्ट मॉड। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अपडेट देंगे आपको एक अहम खबर के हवाले से। इदारों के खिलाफ बगावत पर रुखसाने के इल्जाम में गिरफ्तार पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल को आज सिक्योरिटी के हिसार में पिम्स अस्पताल से इस्लामाबाद की अदालत में कचहरी में पेश किया गया और अभी जो इतलात आ रही है कि अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया है। इसी हवाले से अपडेट लेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। मोहम्मद उवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज शहबाज गिल को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, क्योंकि पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि डॉक्टर शहबाज गिल से भी तफ्तीश किए जाना बाकी है और जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था उस पर डॉक्टर्स की जानिब से तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश नहीं करने दी गई। अब क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक डॉक्टर जो शहबाज गिल हैं वो मुकम्मल तौर पर ठीक हैं, उनको इस हद तक कोई ख़तरा नहीं कि उनका जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। जो ज़िंदगी का हक़ है वो हर शहरी को हासिल है और ये तफ्तीशी की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो अगर दौरान तफ्तीश और अगर वो पुलिस कस्टडी में होता है और उसकी तबीयत ख़राब होती है तो तफ्तीशी उसकी सेहत का ख्याल रखे, उसको बंदोबस्त करे और अदालती अहकामात के बग़ैर भी उसको मेडिकली चेकअप करवाया जा सकता है। लेकिन जो वकील सफाई उनकी जानिब से इस्तदा मुस्तरद करने की दरख्वास्त की गई अदालत से, अदालत को कहा गया कि अगर शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दिया जाता है तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हैं। आज हमने देखा कि डॉक्टर शहबाज गिल जब F8 कचहरी में पहुँचे तो वो पहले एम्बुलेंस से उतरने से इनकारी थे, अदालत जाने से इनकारी थे, ज़बरदस्ती उनको एम्बुलेंस से उतारा गया। इस दौरान वो रोते रहे और अदालत में जाकर उन्होंने ये कहा कि मेरा जो है मास्क उतार लिया गया है, इनहेलर मेरे पास मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत की जानिब से आर्डर दिया गया कि इनको अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, जिस पर शहबाज गिल की जानिब से कहा कि मैं यहाँ पर मास्क मुझे फराहम कर दिया जाए तो मैं अदालत के अंदर मौजूद रहूँगा, जिस पर अदालत की जानिब से आर्डर दिया गया और उनको मास्क और सिलेंडर जो है अदालत के अंदर फराहम कर दिया गया। जाते हुए शहबाज गिल जो हैं वो व्हील चेयर पर उनको ले जाया गया, लेकिन जब अदालत से रवानगी का वक्त हुआ वापस निकले तो वो खुद चल कर जो पुलिस गाड़ी है, पुलिस वैन है, वहाँ तक पहुँचे। अब क्योंकि दोनों तरफ से जो दलाइल थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, मेडिकल जो रिपोर्ट है वो अदालत में भी पेश की गई है, क्योंकि वकील जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता रोज़ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो जेल हुकाम वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी जानिब से जेल डॉक्टर की जानिब से ये बयान दिया गया कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो उस शाम तक मुकम्मल तौर पर ठीक थे कि जब तक वो जुडिशल रिमांड पर थे। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है उसके बाद उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ना शुरू होगी, जिस पर जो वकील सफाई उनकी जानिब से इंटरप्ट किया गया और ये कहा गया कि डॉक्टर की जानिब से ऐसा बयान नहीं दिया गया, जिस पर प्रोसिक्यूशन के वकील की जानिब से कहा गया कि आप अपने दलाइल दे चुके हैं, मुझे अपने दलाइल देने दें, मेरे दलाइल मुकम्मल होने के बाद आप अपने दलाइल जारी कर सकते हैं, दोबारा जवाब जो है वो दे सकते हैं, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो अपने दलाइल जारी रखे।
उनकी जानिब से प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से ये भी कहा गया कि 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। डॉक्टर शहबाज गिल से मज़ीद तफ्तीश करनी बाकी है क्योंकि जेल में उनसे तफ्तीश की इजाज़त डॉक्टर की जानिब से नहीं देगी। अदालत ने जो दोनों तरफ से फ्रीकैन के दलाइल थे वो सुनने के बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। पहले आधे घंटे का वक्त दिया गया था कि 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अदालत की जानिब से नामालूम वजूहात की बिना पर अब जो फैसला है वो 1 घंटा मजीद डिले कर दिया गया है। यानी कि ये फैसला 12 बजे के बाद ये फैसला अदालत की जानिब से सुना दिया जाएगा। मोहम्मद उवैस, हाँ अवैस 12 बजे के बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुझे ये बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा मौजूद थे इस वक्त यहाँ पर? आज बिल्कुल 12 बजे के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। और आज हमने देखा कि वैसे जो समाअत होती थी उस पर फवाद चौधरी, इसके अलावा दीगर जो रहनुमा थे अली नवाज अमान वो यहाँ पर मौजूद होते थे, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना तो कोई रहनुमा यहाँ पर डॉक्टर शहबाज गिल से इज़हार यकजहती के लिए, इज़हार हमदर्दी के लिए यहाँ आया, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल को जब भी एफ.एड कचहरी पेश किया गया या दीगर अदालतों में तो बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वहाँ पहुँचते थे, इज़हार हमदर्दी करते थे। लेकिन आज क्योंकि कोई भी रहनुमा एफ.एड कचहरी नहीं आया और ना ही कोई कारकुन यहाँ पर पहुँचा डॉक्टर शहबाज गिल से इज़हार हमदर्दी के लिए। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई अदालत में, शहबाज गिल को फिट करार दिया गया, किसी किस्म के कोई तशद्दुद के निशानात या सबूत सामने नहीं आए? जी बिल्कुल, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट अदालत में दी गई है उसमें ये कहा गया है कि डॉक्टर शहबाज गिल पर किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं है और ना ही डॉक्टर शहबाज गिल पर कोई ऐसे संगीन जो हैं उनको बीमारी है कि जो ख़तरे का बायस बने, जो उनकी जान को जिससे ख़तरा हो। क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल को जो अस्थमा के मरीज़ हैं वो बचपन से उनको अलाक है, वो इन्हेलर इस्तेमाल करते रहे हैं। जैसे ही कोई दबाव बढ़ता है तो सांस लेने में जो मसला है वो दरपेश होते हैं, लेकिन उसको फौरी तौर पर जो फर्स्ट एड दी जा सकती है, इसलिए उनको जिस्मानी तौर पर तो ना तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ना ही कोई ऐसी बीमारी उसको लाक है जिससे उनकी जान को ख़तरा लाक हो। लेकिन क्योंकि जो वकील सफाई उनकी जानिब से बारहा ये जोर दिया गया कि उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी अगर अदालत चाहे तो अदालत में पेश कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल की हालत जो है वो अदालत ने देख ली, जिस पर अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि बेचारे शहबाज गिल कहाँ हैं, मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। जिस पर जो वकला की बड़ी तादाद जो थी अदालत में मौजूद थी, उनको रोस्टर पर से हटने के अहकाम जारी किए गए और अदालत की जानिब से शहबाज गिल से पूछा गया कि क्या आप अदालत में रुकना चाहते हैं, जिस पर शहबाज गिल की जानिब से ये कहा गया कि अगर उनको मास्क फराहम कर दिया जाए तो वो अदालत में रुकना चाहेंगे, जिस पर उनको अदालती अहकाम पर मास्क और ऑक्सीजन जो है वो फराहम कर दी गई थी। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मुझे ये बताइएगा, मास्क पहना हुआ है, व्हील चेयर पर आए लेकिन गए वो खुद चलकर अदालत से बाहर। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि शहबाज गिल की जो इस वक्त हेल्थ है कितनी क्रिटिकल है, सांस की तकलीफ में ये मुब्तला है, 10 तरह के मुख्तलिफ इनके टेस्ट हुए हैं, मेडिकल रिपोर्ट एग्जैक्टली क्या क्या रही है, किन किन तकलीफ का सामना करना पड़ा है इस वक्त शहबाज गिल को? आज जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें सिर्फ एक नुक्ता जो है वो जो काबिल गौर है कि डॉक्टर शहबाज गिल पर जब दबाव बढ़ता है तो उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल पर किसी किस्म की कोई भी बीमारी जो है वो सामने नहीं आ सकी मेडिकल रिपोर्ट में, क्योंकि आज जो अदालत में ये भी कहा गया कि डॉक्टर शहबाज गिल के जो फेफड़ों की मेडिकल रिपोर्ट है वो अदालत में तलब की जाए और मेडिकल जो हिस्ट्री है वो अदालत अगर चाहे तो हम अदालत को दे सकते हैं। लेकिन अदालत ने क्योंकि तमाम तर जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनका जायज़ा भी लिया, तमाम तर जो रिपोर्ट्स की तफसीली वो पुलिस की जानिब से अदालत में फराहम की गई हैं। मेडिकल रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि डॉक्टर शहबाज गिल को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, अगर उन पर प्रेशर बनता है, दबाव बनता है तो उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, जो कि मसला अब नहीं, उनको बचपन से है, पैदाइशी तौर पर ये इशू है, वो अस्थमा के मरीज़ हैं जिसके लिए वो इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल को कोई भी बीमारी लाहक नहीं है। अगर उनका जिस्मानी रिमांड दे भी दिया जाता है तो तफ्तीशी अफसर
इस बात को यकीनी बनाएगा कि दौरान तफ्तीश अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो उनका जो चेकअप है वो करवाया जा सकता है। अब क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल को हमने ये भी देखा कि जब लेकर आए तो उनको व्हील चेयर पर लेकर आया गया। मोहम्मद उवैस, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें पूरी अदालती कार्रवाई से मुतालिक आपने हमें अपडेट किया। अब फैसला 12 बजे के बाद आएगा, तो डेफिनेटली अभी कुछ वक्त इसमें बाकी है, वो भी आप न्यूज अपडेट में यकीनी तौर पर देखेंगे। कुछ देर के बाद फैसला सामने आ जाएगा जो अदालतें महफूज के। प्रोग्राम में हम लेंगे आप एक छोटी सी ब्रेक, वक्फा, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। Pakistan,